हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी सिंपल तरीक़े से इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम उसे लॉन्ग टाइम तक के लिए सीख पाएँ। क्योंकि देखिए, किसी भी टॉपिक को या किसी भी कह सकते हैं कि एक तरह से चीज़ों का अगर हम डिस्कस या कह सकते हैं कि उसको हम लोग काफ़ी सिंपल तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है या वो हमें आसानी से समझ में आता है। इसलिए ध्यान से अगर किसी को सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छे से कह सकते हैं क्लियर होगा और वो आपको आसानी से याद हो जाएगा या आप उसे सीख पाएँगे। याद करना और सीखना बहुत अंतर होता है। अगर हम सीखते हैं तो वो हमें लाइफ टाइम तक याद रह सकता है या हमें जानकारी में शामिल हो जाता है। अगर हम उसे याद करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, इसलिए हमें सीखने पर ज़्यादा बल देना है। और आपका पढ़ाई भी एक कह सकते हैं कि ये भी एक आर्ट है। एजुकेशन इज़ नॉट कह सकते हैं कि ये नहीं कह सकते हैं कि थिंग या कोई कह सकते हैं ये वस्तु नहीं है। ये एक कह सकते हैं कि ये भी एक कला है, आर्ट है। जिस तरह से हम बाकी चीज़ों को सीखते हैं, जैसे साइकिल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, खेती करना, है ना? उसी तरीक़ा से पढ़ाई भी कह सकते हैं कि एक आर्ट है। पढ़ाई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है, क्योंकि इसी में सारा आर्ट शामिल है। क्योंकि हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हम अच्छे से खेती करने के लिए सीख जाते हैं, खेती कर पाते हैं। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से बाकी काम जैसे घर मकान बनाना या कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई भी वर्क हम लोग जो है कि अगर करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है एजुकेशन का। इसलिए एजुकेशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है। इसलिए हमें एजुकेशन को ईमानदारी से ग्रहण करना चाहिए। एजुकेशन वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम जीवन के विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को हम लोग सीखने का काम करते हैं। तो आइए चलिए आज 10th क्लास के कर सकते हैं ये जो टॉपिक है, 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो 10th क्लास से ही रिलेटेड है। देखिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले जंतु का मतलब क्या होता है। हालांकि आप लोग जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं। देखिए, ऐसे तो पेड़ पौधा, आदमी, कुत्ता, बिल्ली सभी क्या है, जीव है। जीव का मतलब जिसमें जीवन है। लेकिन जीव को भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक जंतु और दूसरा क्या है, पादप, है ना। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांट दिया गया ना, एक कह सकते हैं कि जूलॉजी और दूसरा क्या है, बॉटनी। तो उसी तरीक़ा से यहाँ जंतु में कह सकते हैं कि वैसे जीवों को शामिल किया गया है। जो जीव क्या होता है, तो जो जीव गतिशील होता है, तो जो जीव गतिशील है उसे किस में रखा गया, जंतु के श्रेणी में रखा गया है। जंतु में कह सकते हैं कि बहुत सारे जीव हैं। हम अपने घर में भी बहुत सारे जीवों को देखते हैं, हम अपने आसपास में कह सकते हैं कि देखते हैं। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे आदमी, जिसे मानव के नाम से जानते हैं ना, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सभी जंतु हैं, हम लोग भी जंतु हैं। हम लोग थोड़ा कह सकते हैं कि बाकी जंतुओं में थोड़ा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो बुद्धि है, विवेक है, वो थोड़ा ज़्यादा विकसित है। इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग जो है कि बाकी जीव जंतुओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब देखिए, आपको याद रखना है कि जंतु का मतलब आप अपने आसपास में जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं, पेड़ पौधों को छुड़ा करके, वो सभी क्या है, जंतु की श्रेणी में आता है। तो इसमें क्या कह रहा है, जंतुओं में नियंत्रण नहीं, यानी कह सकते हैं कि जंतु के जो कह सकते हैं कि जो लाइफ है ना, ठीक है। जंतुओं में कह सकते हैं कि किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर जो है कि समझने का प्रयास करेंगे। जंतुओं का मतलब जंतु के अंदर, है ना, जंतु के अंदर विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं क्रियाएं होते रहता है। तो उन सारी क्रियाओं का कह सकते हैं कि सुचारू रूप से होना, अगर वो क्रियाएं ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक है, तो जंतु जो है जीवित नहीं रह पाएगा या जंतु का जीवन अच्छे से चल नहीं पाएगा। समन्वय का मतलब क्या होता है कि जो भी जंतु के अंदर जो क्रियाएं हो रहा है वो बहुत सारे अंगों से के द्वारा किया जा रहा है, अलग अलग अंगों के द्वारा मिल करके किया जा रहा है। तो उन अंगों के बीच एक आपसी तालमेल अच्छे से होना, ताकि कर सकते हैं कि कोई भी क्रिया उसके अंदर जो हो रहा है वो सुचारू रूप से हो सके। तो ये सारा कर सकते हैं कि जंतुओं के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं होती है या अलग अलग अंगों के द्वारा जो ये सारी क्रिया के किया जाता है, तो उन सभी कर सकते हैं क्रियाओं को सुचारू रूप से होना, अंगों के बीच तालमेल बना होना, उसी को बोलते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो आपको याद, जैसे हम लोग क्या है, जंतु हैं, हमारे अंदर शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रहा है, और ये सभी क्रियाएं जो है कि शरीर के अलग अलग अंग
के द्वारा जो है कि किया जा रहा है। अब देखिए ये सभी क्रिया जो है, इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से होना और अंगों के बीच एक आपसी तालमेल अच्छे से क्या है बना होना, उसी को बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं। देखिए देखिए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को आप ऐसे याद रख सकते हैं। जंतुओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का सुचारू रूप से होना और अंगों के बीच तालमेल बना रहना। जंतुओं में नियंत्रण एवं कहा जाता है। तो देखिए जंतुओं में नियंत्रण होने का मतलब क्या होता है कि जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को सुचारू रूप से होना और अंगों के बीच तालमेल बना होना, उसी को बोलते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग जंतु हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है। इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से होना और जिन अंगों की सहायता से ये क्रिया किया जा रहा है, तो उन अंगों के बीच आपसी तालमेल बना होना, उसी को नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कि हम लोग अब एक टाइम में कर सकते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। हम लोग खाना खाएं तो वो खाना पच भी रहा है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो शरीर की सभी कोशिकाओं से उसे बाहर निकाला जा रहा है। प्लस कह सकते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन किया जा रहा है, या विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंच रहा है, कोशिका उससे ऊर्जा बना रही है। तो एक समय में हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। तो ये सभी क्रियाओं का सुचारू रूप से होना और अलग अलग अंगों द्वारा कि ये सारे अलग अलग अंगों के द्वारा ये सारी क्रियाएं की जा रही है, तो उन सभी अंगों के बीच एक आपसी तालमेल बना होना, उसी के नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। तो याद रखिए, एक जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय से आप क्या समझते हैं? तो कह सकते हैं कि जंतुओं में होने वाला कह सकते हैं कि जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से होना और अंगों के बीच तालमेल बना होना, उसी के जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कि जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर एक समय में बहुत सारी क्रियाएं होते रहता है, परिवहन होते रहता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, यानी पसीना भी निकल रहा है एक तरफ से ऑक्सीजन भी जा रहा है, एक तरफ से कह सकते हैं ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, और भी कैसे एनर्जी वगैरह बन रहा है, अलग अलग कह सकते हैं हार्मोन्स, एंजाइम, ये सारे चीज़, मतलब एक समय में बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे कार्य हो रहा है अंदर, है ना। और इन सारे कार्यों के कारण जो है कि हम जीवित हैं, या हमारा जीवन जो है एक तरह सुरक्षित है। तो इन सारी क्रियाओं का सुचारू रूप से होना और कह सकते हैं कि विभिन्न अंगों के बीच एक आपसी तालमेल बना होना, उसी को नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। अब देखें कोई व्यक्ति के अंदर जो है कि अगर किसी जंतु के अंदर नियंत्रण और समन्वय गड़बड़ा जाता है, तो उसका शरीर जो है वो अच्छे से नहीं चल पाता है, या वो बीमार रहता है, या कह सकते हैं कि उसकी जीवन में काई परेशानी होता है, वो ज़िंदगी से ऐसे जी नहीं पाता है, उसका जीवन अच्छे सुरक्षित नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि जंतुओं के में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का सुचारू रूप से होना या अंगों के बीच तालमेल होना, इसी को नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। यह जंतुओं में होने वाला जैविक क्रिया का सुचारू रूप से होना, जंतुओं में जो जैविक क्रिया होता है, ठीक है, उन जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से होना और जिन अंगों की सहायता से जो जैविक क्रिया किया जा रहा है, तो उन अंगों के बीच एक आपसी तालमेल बना होना, उसी को नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। तो आप इस तरह से आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए, हम लोग देखे थे
कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय और कह सकते हैं कि पौधों में जो नियंत्रण समन्वय होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जंतुओं में जो नियंत्रण समन्वय होता है वो 2 प्रकार से होता है, ठीक है। एक आपको याद रखना है कि रसायन, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है तंत्रिका, तंत्र के द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि इसमें तंत्रिकाएं जो आती है, ठीक है, तो इसके द्वारा कह सकते हैं कि आपको जंतुओं में नियंत्रण समन्वय होता है। तो याद रखना है जंतुओं में नियंत्रण समन्वय जो होता है कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक रसायन के द्वारा जिसे हार्मोन्स कहते हैं, इसी को जंतु हार्मोन्स भी कहा जाता है, और तंत्रिका, तंत्र के द्वारा जो तंत्रिकाएं जो है मिलकर के एक तंत्र मिला बनाता है, उस तंत्र से ही एक कह सकते हैं कि नियंत्रण समन्वय होता है, जिसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो इसको हम लोग सिंपल तरीका समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय जो है वो कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से या 2 तरह से होता है। और यही हम लोग देखें तो पौधा में जो है वो केवल एक ही प्रकार से होता है, उसमें रसायन के द्वारा होता है, उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि पौधे के अंदर कोई नर्वस सिस्टम या उसमें ब्रेन वगैरह जैसी चीज़ें विकसित नहीं होता है, उसमें केवल रसायनों के द्वारा ही नियंत्रण होता है। जबकि जंतुओं में आपको मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम है, जिससे कह सकते हैं कि भी नियंत्रण समन्वय होता है, और हार्मोन्स के द्वारा भी नियंत्रण समन्वय होता है। तो जंतुओं में 2 तरीका से, जैसे हमारे शरीर का कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो कह सकते हैं क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय एक तरह से 90% नियंत्रण समन्वय जो है ब्रेन के द्वारा होता है, बाकी जो है हार्मोन्स के द्वारा भी नियंत्रण समन्वय होता है। तो इस तरह से आप समझ, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसमें देखिए पहला जो इसमें बात किया गया है तंत्रिका, पहला तंत्रिकीय नियंत्रण जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए होता है क्या है कि जो आपको तंत्रिका होता है, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं का मतलब जो तंत्रिका है, तंत्रिका बड़ी सारी मिलेगा तो क्या कहलाएगा, तंत्रिकाएं, और यही तंत्रिकाएं मिल करके एक कह सकते हैं कि सिस्टम तैयार करेगा, यानी एक कह सकते हैं कि एक व्यवस्था बनाएगा, जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तंत्रिका तंत्र। एक प्रश्न ये भी बनता है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो तंत्रिकाएं मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा कह सकते हैं कि आपको नियंत्रण समन्वय होता है इसके अंदर, तो जंतुओं के अंदर। इस तंत्रिका तंत्र का मुख्य जो पार्ट है वो आपको कह सकते हैं कि मस्तिष्क हो जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य पार्ट जो होता है वो मस्तिष्क होता है, और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, ठीक है, यानी जिसको मेरुरज्जु कहते हैं। तो इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो ये प्रश्न भी एक बनेगा दूसरा। तो इसमें ध्यान रखना पहला तंत्रिकीय नियंत्रण, जिसमें आपको देखना है कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा कह सकते हैं कि नियंत्रण समन्वय होता है। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो जो तंत्रिका होता है वो मिलकर के तंत्रिकाएं, और यही तंत्रिकाएं मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसका मुख्य पार्ट जो है वो आपका किस रूप में है, तो मस्तिष्क के रूप में, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखिए रसायन वाला में थोड़ा ध्यान रखेंगे, हार्मोन। देखिए दूसरा जो है वो है रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण देखिए इसमें क्या होता है कि विशिष्ट रसायनों के द्वारा कह सकते हैं कि नियंत्रण और समन्वय होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रासायनिक नियंत्रण में क्या होता है, तो रासायनिक नियंत्रण में जंतुओं के अंदर एक विशिष्ट या एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, या उसे जंतु हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी
यानी हार्मोन जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहते हैं जो ग्रंथि में नली नहीं होता है, यानी जो ग्रंथि डायरेक्ट ब्लड में क्या करता है, स्रावित करता है। तो आपको याद रखना है कि जो हार्मोन्स है वो किसके द्वारा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि में दो तरह होता है, एक अंतःस्रावी, दूसरा क्या है, बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है नलिका विहीन होती है, मतलब इसमें नली उली नहीं होता है। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, नली होता है। वो बाह्यस्रावी ग्रंथि जो भी कर सकती है स्रावित करेगा, तो उसके लिए कह सकते हैं कि वहाँ से नली निकला हुआ रहता है, और वो नली से कह सकते हैं कि वो स्राव जो है एक तरह से वो अलग अलग कह सकते हैं कि भाग या अंगों तक जाता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में किसी तरह कोई नली जैसी संरचना नहीं होती। यहाँ से जो भी कह सकते हैं कि स्राव होता है वो डायरेक्ट ब्लड से जाकर के मिलता है, और वो कह सकते हैं कि जहाँ पे इसकी आवश्यकता होता है वहाँ पर ये जाकर के काम करता है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जो रासायनिक नियंत्रण है वो क्या है, तो जंतुओं में कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, जंतु हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, और उसके द्वारा जो नियंत्रण होता है उसी को कहते हैं रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, और ये हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसा होता है, नलिका विहीन होती है, मतलब इसमें नली उली नहीं पाया जाता। ठीक है, ये हार्मोन जो ग्रंथि है वो डायरेक्ट कह सकते हैं कि ब्लड में अपना जो कह सकते हैं कि हार्मोन्स होता है उसको स्रावित करता है, और वो हार्मोन्स अलग अलग शरीर के भागों तक जाता है और वहाँ पर जाकर के काम करता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर बाकी कह सकते हैं कि जो विशिष्ट यानी जो विशेष जो जानकारी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।